ऑल टू माय चैनल फेथ ओवर फियर। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले और हम थे अपने चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पर और हम करेंगे अब आज क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4। सो 4 raised to the power 3 या फिर 3 raised to the power 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखो सबसे इजी ये होता कि या तो अगर मैं बेस सेम बना सकती या पावर सेम बनाती थी। अगर बेस सेम होता, सपोज करो दोनों के पास सेम बेस होता, ठीक है, सेम बेस होता और यहाँ पे कोई और पावर होती और यहाँ पे कोई और पावर होती। मैंने x ले लिया एक पावर को और एक पावर को y ले लिया, तो जिसकी पावर बड़ी होती वो ऑफ कोर्स बड़ा होता क्योंकि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो ज्यादा टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, राइट। पावर का कंसेप्ट पता ही है, तो वो ज्यादा बड़ा होता। अगर पावर सेम होती, सपोज करो पावर होती 2 और यहाँ पे पावर 2 होती और बेस डिफरेंट भी होता, जैसे यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 6 होता, तो जो बेस जिसका ज्यादा बड़ा होता वो ऑफ कोर्स वो बड़ा होता। तो या तो अगर बेस सेम होता या तो पावर सेम होती तो हम देखकर बता देते। तो हम पहले ट्राई करें क्या मैं बेस को या फिर पावर को क्या मैं सेम बना सकती हूँ। अब देखो 4 और 3 है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है और 4 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तब भी 2 into 2 आएगा, तो रिलेशन तो है ही नहीं ना 4 और 3 में। मतलब मैं एक दूसरे को कन्वर्ट कर ही नहीं सकती, मतलब किसी को मैं किसी और फॉर्म में लिख दूं, जैसे 4 को मैं 2 के फॉर्म में तो लिख सकती थी, है ना, लेकिन 3 के फॉर्म में कैसे लिखूंगी। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को अब इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो 4 क्यूब क्या होता है, 4 क्यूब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि हमारा आएगा 64, ठीक है। अब 3 raised to the 4 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि आएगा 81। पता है ना आपको 3 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब हमने पढ़ा था 27, तो 3 raised to the 4 निकालने के लिए हम 27 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारा 81 आएगा। तो आप तो बता ही सकते हो ना कि 64 बड़ा है 81, ऑफ कोर्स 81 बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारा ये 3 raised to the 4 बड़ा है, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ेंगे आगे वाले पार्ट पर। 2 raised to the 8 और 8 raised to the 2 इनमें से क्या बड़ा है। तो मैंने क्या बताया, या तो तुम बेस सेम कर लो, जैसे बेस सेम होता अगर मेरे पास सपोज को 2 और 2 होता बेस में और यहाँ पे 5 होता पावर में और यहाँ पे 6 भी होता, तब भी मुझे पता जिसकी पावर ज्यादा होगी वो बड़ा होगा क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है ना। तो बेस सेम होता या फिर अगर पावर सेम होती तो जिसका बेस बड़ा होता वो बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं 2 को 8 में कन्वर्ट कर लूं या 8 को 2 में कन्वर्ट कर लूं। तो देखो ऐसे केसेस में जनरली क्या करा करो, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ट्राई करो। अब 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ही करोगे, वो खुद ही प्राइम फैक्टर है, तो 2 को तो 2 ही लिखते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारा आएगा 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है। 8 को 2 क्यूब भी लिख सकते हो, तो 8 को 2 क्यूब भी लिख सकते हो, पढ़ा था ना, क्यूब्स तो याद ही करवाए थे तुम्हें, बट 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या मैं 8 को 2 क्यूब लिख दूं यहीं पे ताकि बेस सेम हो जाए, और अगर बेस सेम हो जाए तो कंपैरिजन मच इजियर हो जाएगा, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 raised to the 8 यहीं पे लिख दिया और 8 को मैंने लिखा 2 का क्यूब और 8 का स्क्वायर था, तो एक्चुअली में 2 क्यूब 8 ही तो है, तो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म हो गई हमारी पावर ऑफ पावर के फॉर्म में आ गई। और जब भी पावर ऑफ पावर होता है हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 into 2 6, तो यहाँ पे आ गया 2 raised to the 6 और यहाँ पे था 2 raised to the 8। अब देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो ऑफ कोर्स जिसकी पावर ज्यादा बड़ी होगी वही तो बड़ा होगा। तो ये क्या है 2 raised to the 8, इसमें 2 8 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें 2 6 बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जब वो 8 बार मल्टीप्लाई होगा तब वो बड़ा नंबर देगा ना। तो यहाँ पे ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अब करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट क्या कहेगा, लास्ट पार्ट है हमारा 100 raised to the power 2 और 2 raised to the power 100। अब इसमें से क्या बड़ा है, अब देखो 100 है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम सोचोगे कि 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो चलो करके देख लेते हैं। 100 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो क्या आएगा 250, देन फिर से करोगे 225 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 51 आ जाएगा। तो एक्चुअली में 100 को तो हम 2 into 2 into 5 into 5 लिख सकते हैं,
लेकिन तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 100 की जगह ये सब लिख भी दिया कि मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना बेस में, और अगर 5 आ गया बेस में तो क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो 2 था बेस, अब यहाँ पे तुम 2 तो ले आए लेकिन उसके साथ 5 भी ले आए। अब अगर 5 बेस में आ गया तो मैं कैसे ही कंपेयर कर लूंगी, बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ वाला साइड तो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, अब आ जाओ इस पर। अब देखते हैं 100 को तो मैं नहीं तोड़ सकती, अब 2 को तोड़ने का क्या तरीका है, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं नहीं कर सकती, तो 2 की पावर्स में खेलो। जब ये तरीका फेल हो जाए तब ये देखना कि 2 की पावर 100, ठीक है, और यहाँ पे 100 की पावर स्क्वायर है, तो मैं देखूं 2 की पावर्स में मैं ऐसा नंबर पहुंचाने की कोशिश करूंगी तो कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 आता है, यहाँ तो याद ही होगा। और फिर 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2, हर स्टेप पे मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना होता है पावर्स को बढ़ाने के लिए। 2 रेज़ टू 5 क्या होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। 2 रेज़ टू 6 क्या होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64। 2 रेज़ टू 7 होगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 100 और ये 128 पास तो पहुंच गया, ठीक है, लेकिन क्या मैं 100 को 2⁻7 के टर्म्स में लिख सकती हूँ? क्या मैं 100 को 7 का मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकती हूँ? देखो, अगर मैं 2⁻7 और 2⁻100 को इंटरचेंज करने की कोशिश करूं, मतलब 2⁻100 को ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि उसमें 2⁻7 आए, तो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ज्यादा से ज्यादा मैं लिख सकती हूँ 2⁻10 की रेज़ टू 10। पावर ऑफ पावर में ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि 100 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे फैक्टर्स निकालूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ही आएगा ना, है ना। तो 100 को जब मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ तो पावर ऑफ पावर में मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब कि क्या पता मैं अगर 2⁻10 निकाल लूं तो मुझे कोई आइडिया मिल जाए कि क्या बड़ा है। तो जब मेरा 100 से मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन से काम नहीं बन रहा था, मैंने इसकी पावर उठाई। अब मैंने इसकी पावर उठाई, मैंने देखा कि इसको पावर ऑफ पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने देखा कि 100 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकती हूँ। इसका मतलब मैं पावर ऑफ पावर में ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मिसिंग है मेरा 2⁻10, तो अब मैं 2⁻10 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 2⁻8 पे पहुंच गए थे, 128 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा 256, फिर 2⁻9 होगा 512, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512 होता है, और 2⁻10 जब आएगा तो आएगा 1024। समझ आई? तो मैंने निकाल दिया 2⁻10। अब तुम बोलोगे मैम अब इसका क्या करें, 1024 को क्या करेंगे? तो देखो, अब मेरे को बताओ, अब मैं इसको 2⁻10 की जगह 1024 लिख सकती हूँ, और 2⁻10 की भी पावर 10 थी, तो मतलब 1024 की पावर 10 ये आ गया इसकी जगह। मतलब मैंने इस राइट हैंड साइड पर मैंने ये वैल्यू लिख ली 1024 की पावर 10, और मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे थी 100 की पावर 2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बेस भी छोटा है, 1024 और 100 में से 100 छोटा है, और यहाँ पे पावर भी छोटी है, 2 और 10 में से पावर भी छोटी है 2। समझ आई? तो मतलब राइट हैंड साइड पर हमारा बेस भी बड़ा है, हमारी पावर भी बड़ी है। भाई जब दोनों ही बड़ा है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये वाली साइड ही तो बड़ी होगी। जब उसकी बेस बड़ी है, पावर भी बड़ी है, तो क्या ही कंफ्यूजन है। तो ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन क्या होगा, 2⁻100 विल बी ग्रेटर देन 100⁻2। ओके, समझ आ गया। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम कर लेंगे चैप्टर को फिनिश, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर ना चैप्टर नंबर 3 है। तो मैं क्या सोच रही थी कि चैप्टर नंबर 3 को ना थोड़ा एंड में करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, ठीक है, और उसको मैं तुम्हारे नोट्स भी थोड़े ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर कर ही दिखा दूंगी बुक में, तो उसको थोड़ा लास्ट में करते हैं। चैप्टर नंबर 4 से शुरू कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है, और फिर अगर आपके लेकिन आ रहा हो पेपर में जैसे चैप्टर नंबर 3, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं वो भी करवा दूंगी। ओके, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। ठीक है, उसको भाई डेयरी को 8.5 बिलियन पैकेट्स एक साल में बनाने हैं। ठीक है,
दे वॉन्ट अ यूनिक ID कोड फॉर ईच पैकेट। अब अगर तुम यहाँ पे मिल्क का पैकेट खरीदोगे, ठीक है कोई भी ब्रांडेड कंपनी का, तो वो क्या करते हैं ताकि कोई भी, ऐसे तो कोई भी कर सकता है ना, जैसे मैंने निकाल दिया सपोज कर अमूल का मिल्क, ठीक है, अब मैंने अमूल का मिल्क निकाला, अब उसका जो पैकेट निकाल दिया मैंने लोटे में, अब पैकेट बच गया मेरे पास, अब उसमें मैं पानी मिलाकर मिल्क फिर से दे दूं किसी को, कह कर कि हाँ ये अमूल का पैकेट है ना। तो अमूल क्या करते हैं, ऐसी चीजों को बचाने के लिए हर पैकेट पे ना एक यूनिक कोड डाल देता है, हर पैकेट पे एक यूनिक कोड डाल देता है, ताकि जो पैकेट है उसकी कॉपी भी ना बना सके। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मैं प्लास्टिक की पन्नी उठाती हूँ, अमूल सब कुछ प्रिंट कर देती हूँ और बोल देती हूँ मेरी भी कंपनी है, अमूल के अपना दूध डालकर वो क्या बोलते हैं फेक कोई भी दूध और पानी मिलाकर अमूल के पैकेट में बेच देती हूँ। इसको बचाने के लिए अमूल ने क्या करा, हर पैकेट पे एक डिजिट, एक पर्टिकुलर डिजिट, जैसे 5 6 7, फिर अगले पैकेट पे 5 6 8, ऐसे वो कोड पर्टिकुलर करता रहता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऐसी इस कंपनी को भी कोड्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन उसके पास कितने कोड्स होने चाहिए, उसके पास 8.5 बिलियन कोड्स होने चाहिए, ताकि वो 8.5 बिलियन पैकेट्स बना सके। समझ आई, 8.5 बिलियन कोड्स, यूनिक कोड्स उसको चाहिए ताकि वो हर पैकेट पे एक यूनिक कोड डाल सके। समझ आ गया। चलो क्या क्वेश्चन कहता है, इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9। अब उसने बोला कि मैं कोड में ना अल्फाबेट्स नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ 0 to 9 ही करूंगा, जैसे ये 5 6 7 था, 5 6 8 था, 5 6 9, ठीक है, एंड सो ऑन। वैसे ही वो भी यही कर रहा है कि 0 to 9 डिजिट से ही अपना कोड बनाएगा, लेकिन उसको इतने सारे कोड्स बनाने हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। अब वो कह रहा है कि भाई कितने डिजिट्स का कोड होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल मैंने 3 डिजिट्स का कोड लिया था, अब 3 डिजिट्स का कोड अगर मैं लेती, सपोज इस एग्जांपल में आ जाते हैं, अगर मैं 3 डिजिट का कोड लेती और मैं बोलती कि हर एक प्लेस पे 0 to 9 नंबर ही आ सकता है, 0 to 9 0 to 9 0 to 9। जैसे मैंने आपको थ्योरी वाले, जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे, मैंने आपको कोड का लॉकर का एग्जांपल दिया था कि हाँ उसको चॉकलेट्स चाहिए और उसकी माँ ने ऐसे कोड में लॉक कर दिया, तो कितने नंबर ऑफ पासवर्ड्स पॉसिबल है, कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में। तो याद है हम कैसे निकालते थे कि यहाँ पे हर एक पोजीशन पे 0 to 9 आ सकता है, तो मतलब यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज है। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी 10 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ कोड्स कैसे निकालते थे हम, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते थे, और फिर हमें पता चल जाता ठीक है भाई 1000 यूनिक कोड्स हमें मिल सकते हैं। अब भाई ये वाले छोटे वाले एग्जांपल में तो सही था कि ठीक है 1000 पैकेट्स बेचने हो गए, इसलिए उसने 3 डिजिट ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो भाई सब उसको 8.5 बिलियन पैकेट्स चाहिए। तो इसका मतलब अगर वो 3 डिजिट का कोड बना लेगा, तब उसको 1000 के बाद लेबल वो कैसे करेगा, 1000 कोड्स ही है, 8.5 बिलियन तक कैसे पहुंचेगा। तो इसका मतलब 3 डिजिट से उसका काम नहीं बनेगा। अगर हम 4 डिजिट भी कर लेते हैं, अगर हम 4 डिजिट भी कर लेते हैं, तो भी वहां पे 10 10 10 हर पे 10 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 0 to 9 ही भर सकते हैं सब पे। तो यहाँ पे भी 10⁻4 हो जाएगा। अब 10⁻4 भी 8.5 बिलियन से छोटा है। 8.5 बिलियन क्या होता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना बिलियन कैसे होता है, माँ बापू थैंक यू, मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्वाड्रिलियन, ठीक है। और ये बस स्टार्टिंग का देख लो 10⁻6, और फिर क्या होता था इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का गैप होता था, तो यहाँ पे आएगा 10⁻9। हमें बिलियन ही तो चाहिए, तो मतलब 8.5 बिलियन का मतलब 8.5 इंटू 10⁻9 होता है। तो इसका मतलब जब हमने 3 लिया था तब हमारे 10⁻3 कॉम्बिनेशन थे, जब हमने 4 लिया 4 डिजिट का, तब हमारे पास 10⁻4 था। हमें 10⁻9 पे जाना है, तो अगर वो 9 डिजिट का कोड ले ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब हर जगह पे 10 10 10 10 10 एंड सो ऑन, 10 यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो मतलब 10⁻9 पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो तुम सोचोगे ठीक है मैम 9 डिजिट का कोड ले लो, 1 बिलियन बन जाएंगे उसके पैकेट्स, लेकिन क्या हमें 1 बिलियन बनाना है, क्या हमें सिर्फ 10⁻9 बिलियन पैकेट्स बनाने हैं, सॉरी 10⁻9 पैकेट्स बनाने हैं। 1 बिलियन पैकेट्स में क्या हमारा हो जाएगा काम, नहीं, हमें 8.5 इंटू 10⁻9 चाहिए। तो मतलब हमें 9 डिजिट के बाद भी जब कोड खत्म हो जाएंगे कुछ पैकेट्स रह जाएंगे, क्योंकि भाई हमें तो 8.5 तक जाना है ना, हमें 1 पे थोड़ा ना रुकना है। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा और बचा है, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते ना 9.5 डिजिट ले लेना भाई साहब, तुम ऐसे तो कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर स्लॉट तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 9 डिजिट से भी काम नहीं बन रहा, उससे 1 डिजिट हमें ज्यादा ही चाहिए। तो इसका मतलब वो 10 डिजिट्स, जब 10 डिजिट्स का कोड बनाएगा तब उसके सारे पैकेट्स कवर हो जाएंगे 8.5 बिलियन। इनफैक्ट
कुछ नंबर्स बच जाएंगे जो वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे उसके पास 10 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स ग्रेटर देन है जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट्स था। तो 10 डिजिट्स विल बी दी आंसर। क्लियर हो गया, समझ आ गया। लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 64 इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। और 64 जो है वो एक क्यूब नंबर भी है। क्या किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो वो पूछ रहा है आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर्स एज वेल एज क्यूब, और इज देयर न्यू वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल। वो कह रहा है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर भी है, वो 4 का क्यूब भी है। तो मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो वो पूछा कि क्या इसमें कुछ खासियत है जिससे वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो भाई स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। तो इस खासियत को जानने के लिए हम सबसे पहले जब भी कुछ ना समझ आए, भाई साहब बड़े नंबर को उठाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो ये हमें तो कुछ पता ही नहीं है अब क्या करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पता है लेकिन हमें तो हम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब 2 रेज़्ड बाय 6। तो 64 को हम 2 रेज़्ड बाय 6 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जब भी मेरे को एक पावर दी गई है और मुझे उसको मल्टीपल वेज में लिखना है या फिर मुझे उसको पावर ऑफ पावर में लिखना है, तो मैं कैसे लिखती हूँ? मैं पावर उठाती हूँ और उसके फैक्टर्स लिखती हूँ। जैसे 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। अब मैंने 6 को 2 इंटू 3 क्यों लिखा? क्योंकि देखो मुझे यहाँ पे पावर में 2 चाहिए था और पावर में 3 चाहिए था। अब मेरे को पावर में 2 और 3 चाहिए, तो मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। अगर मैं पावर को 2 इंटू 3 में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब मैं उसको पावर ऑफ पावर में लिख सकती हूँ। तो या तो मैं इसको लिखूंगी 2 रेज़्ड बाय 2 उसकी पावर 3, या तो मैं उसको लिखूंगी 2 रेज़्ड बाय 3 उसका पावर स्क्वायर। समझ आ गया। अगर 2 रेज़्ड बाय 2 का क्यूब है तो 2 रेज़्ड बाय 2 को मैं 4 लिख सकती हूँ, जो कि वो 4 का क्यूब बन जाएगा। और 2 रेज़्ड बाय 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब मैं 2 रेज़्ड बाय 3 को 8 लिख सकती हूँ, तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा। यही तो चाहिए था, 8 का स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब भी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता था कि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 2 है कि नहीं है। मैंने बस देखा कि 6 है यहाँ पे। अब 6 को कोई भी बेस हो, पावर में 6 हो, अगर पावर में 6 है तो उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर ऑफ पावर में लिख सकती हूँ। अगर मैंने उसको पावर ऑफ पावर में लिख दिया तो इसका मतलब पावर में 3 भी आ जाएगा और पावर में 2 भी आ जाएगा। और यही तो मुझे चाहिए था कि वो परफेक्ट क्यूब भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो क्या मतलब, क्या ऐसा कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि मैं कोई भी बेस लूं। सपोज मैं बेस ले ली थी, यहाँ पे तो 2 था, सपोज मैं बेस ले ली थी 3 और उसके पावर कर दी थी 6। अगर मैं बेस 3 ले लेती और उसकी पावर कर दी थी 6, क्या ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होता? तो चलो देख लेते हैं। इसको भी मैं पावर ऑफ पावर में लिख सकती हूँ, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब मैं इसको भी 3 की पावर 2, उसकी पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 उसका पावर 2 में लिख सकते हो। ठीक है, अब 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। अब 9 का क्यूब हो गया ये, और यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 3 उसका स्क्वायर। तो 3 की पावर 3 क्या होता है? 3 3 is 9, 9 3 is 27, तो 27 का स्क्वायर। तो भाई साहब यही तो चाहिए था, वो किसी नंबर का क्यूब भी है, किसी नंबर का स्क्वायर भी है। और इनफैक्ट 3 रेज़्ड बाय 6 ये 9 का क्यूब है, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है। तो मतलब 729 भी ऐसा नंबर है। इनफैक्ट अगर तुम 4 की पावर 6 करो, 5 की पावर 6 करो, 6 की पावर 6 करो, 7 की पावर 6 करो, कोई भी नंबर x, कोई भी नंबर x वेरिएबल ले लिया मैंने, उसकी पावर 6 करोगे तो ऐसा ही नंबर आएगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एक परफेक्ट क्यूब भी होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलो यही पूछा था क्वेश्चन ने, इजी क्वेश्चन था ना, आई नो। ओ माय गॉड इस पे पेन लग गया यार, ओफो। अब हटाने की कोशिश करेंगे हम। सो
अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अ डिजिटल लॉकर हैज अ अल्फा न्यूमेरिकल पासकोड ऑफ लेंथ 5। ठीक है, एक डिजी लॉकर ने 5 लेंथ का पासकोड बनाया, 1 2 3 4 5, और वो एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि भाई उसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं A to Z, और न्यूमेरिकल का मतलब 0 to 9 कोई भी डिजिट आ सकते हैं। तो मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हुए। सम एग्जांपल कोड्स आर G89PO, G89PO, ठीक है, 38098, BRJKW, सारे बुक के एग्जांपल्स है, 003AZ। अब तुम ध्यान से देखो, क्या कोई फिक्स चीज करी हुई है कि भाई फर्स्ट लेटर तो अल्फाबेट ही होना चाहिए? कभी अल्फाबेट आ रहा है GB जैसे, और कभी नंबर आ रहा है 30 जैसे। तो मतलब ये जो 5 डिजिट्स है, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, या तो A to Z कुछ भी आ सकता है, या तो 0 to 9 कुछ भी आ सकता है। तो मतलब हर पोजीशन पर हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी ये देखना है हमें। अब कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? A to Z कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 0 to 9 कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। तो मतलब हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज है हर पोजीशन पर। अगर 36 पॉसिबिलिटीज है हर पोजीशन पे, तो मतलब यहाँ पे भी 36 है, 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 यहाँ पे भी 36 है। तो इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल जितने पासवर्ड बन सकते हैं, मैं क्या करूंगी, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगी, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, तो मतलब 36 रेज़ टू द पावर 5 हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए। अब इसको यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि 36 की पावर 5 करने का अगर उसमें स्पेसिफाइड है कि मेरे को एग्जैक्ट आंसर दो तो दे देना, अगर नहीं दिया हुआ तो यहीं पे छोड़ देना। समझ आ गए? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ना? मतलब आई गेस स्टार्टिंग ऑफ द एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, वैसे तो उसमें अलग ही कंसेप्ट था जो चैप्टर में इंट्रोड्यूस ही नहीं था, है ना? वैसे अब यहाँ वाले क्वेश्चन जस्ट रिविजन है जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप इज अबाउट 10⁹। ठीक है, उसने बोला भाई शीप जो है हमारी पूरे वर्ल्ड में 10⁹ है। 10⁹ का मतलब क्या होता था? 1 बिलियन। ठीक है, याद है? ठीक है, अब कहा गया क्वेश्चन, हाँ, एंड दैट ऑफ गोट्स इज अबाउट द सेम। ठीक है भाई, उसने बोला जो गोट है ना वो भी सेम ही है, मतलब 10⁹ ही है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट। अब टोटल पॉपुलेशन क्या है? 10⁹ प्लस 10⁹। बच्चों वाला क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक ही नंबर को 2 बार ऐड करना है, मतलब रिपीटेड एडिशन होता है, और जब भी रिपीटेड एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। तो मतलब 10⁹ प्लस 10⁹ को मैं 2 × 10⁹ लिख सकती हूँ। ऑफकोर्स ही बात है ना, जैसे अगर मैं 5 + 5 + 5 करूँ, 5 का रिपीटेड एडिशन हो रहा है तो मैं 5 × 3 कर देती हूँ। अगर मैं 6 + 6 + 6 करूँ तो मैं, या फिर +6 भी कर दूं, तो 6 × 4 कर सकती हूँ, क्योंकि 6 को मैंने 4 बार ऐड करा है। रिपीटेड एडिशन टर्न्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 × 6 × 6 × 6 करूँ तो वो 6 की पावर 4 है, क्योंकि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन टर्न्स इनटू पावर। ये दो चीजें बहुत अच्छे से समझ लो। रिपीटेड एडिशन हो रहा है तो मल्टीप्लाई बदलेगा, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो पावर में जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो एडिशन हो रहा था ना, तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। 10⁹ 2 बार ऐड हो रहा था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब ये भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपकी बुक में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है 20⁹ अब भाई 20 तो आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे तुम ऐसे थोड़ा लिख सकते हो कि 2 × 10 कर दोगे, इसकी पावर को इग्नोर ही कर दोगे, फिर 20⁹ लिख सकते हो, ऐसे थोड़ा कर सकते हो। हमें ये देखना होता है बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, कुछ रूल लगाकर ही हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन तो गया। सेकेंड है 10⁻11। 10⁻11 कहाँ से आ गया भाई साहब? 2 और ऐसा थोड़ा कर सकते 9 + 2 कर दिया भाई साहब, 11 भी बना दी पावर। 11 कैसे बन गई पावर? 9 है पावर यार, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थर्ड है 10⁻10। 10⁻10 भी कैसे हो सकता है? यहाँ पे 10⁻9 है। ऑप्शन ही मतलब देखकर ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो फिर है फोर्थ ऑप्शन 10⁻18। 10⁻18 भी नहीं हो सकता भाई, 2 को 9 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, यहाँ पे तो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर है, ये बेस है, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन 2 × 10⁻9, 2 × 10⁻9, तो फिफ्थ ऑप्शन सही है।
सिक्स्थ ऑप्शन 10⁹ प्लस 10⁹9, 10⁹9 प्लस 10⁹9। तो फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शन हमारे दोनों सही है। क्लियर हो गया? ठीक। अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन टेंशन मत लो, सारे यूनिटरी मेथड ही है मेरे हिसाब से, है ना। चलो क्वेश्चन 13 है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये ध्यान से पढ़ना भाई, आंसर जब लिखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे या नंबर कट जाएंगे। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैव 30 पीसेस, हर एक पर्सन के पास 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग है। 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, क्लोथिंग मैंने लिखी है 30 पीसेस है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग। अब कितने टोटल नंबर ऑफ क्लॉथिंग होंगे पूरे वर्ल्ड में? मैं पॉपुलेशन बता रही हूँ, तो मेरी पॉपुलेशन मैंने दी हुई है तुम्हें 8.2 बिलियन। 8.2 बिलियन पीपल है हमारे पास, हर एक बंदे के पास 30 पीसेस है। तो मुझे बताओ 8.2 बिलियन के पास कितने पीसेस हो गए? एग्जैक्टली, यूनिटरी मेथड बहुत ईजी क्वेश्चन है। तुम्हें ये इतने सारे करवा चुकी हूँ मैं, तो तुम्हें ये डाउटफुल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर फिर भी लग रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पीछे जाकर वीडियोस देख लो, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए हैं, ठीक है। 8.2 बिलियन को मैं कैसे लिख सकती हूँ? माँ बापू थैंक यू, माँ बापू थैंक यू। 10⁻6, 10⁻9, 10 क्या होगा 12, 10⁻50, 3 का गैप होगा। 8.2 बिलियन है तो मतलब 8.2 इंटू 10⁻9 लिख सकती हूँ मैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे बताओ, एक पर्सन के पास 30 पीसेस है, तो 8.2 इंटू 10⁻9 पीपल के पास कितने पीसेस हो गए? अब जो मेरे को निकालना है, पीसेस निकालना था, तो उसको मैंने राइट हैंड साइड पे रखा। 30 पीसेस राइट हैंड साइड पे, कितने पीसेस राइट हैंड साइड पे। 1 पर्सन की वैल्यू दी हुई है, 8.2 इंटू 10�9 पीपल की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8.2 इंटू 10�9 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। अब 8.2 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8.2 को तुम 82 डिवाइड बाय 10 भी लिख सकते हो। 8.2 को मैंने 82 डिवाइड बाय 10 भी लिख दिया, और 10⁹9 तो था ही, इन दोनों को साथ में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 8.2 को मैंने 82 डिवाइड बाय 10 कर दिया, यहाँ से 0 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या आएगा? 3 2 6, 8 3 24, 246 इंटू 10⁹9। क्या मैं इसको ऐसे छोड़ दूं? नहीं, क्वेश्चन में क्या था? साइंटिफिक नोटेशन में मेरे को बताना है आंसर। तो जब 246 इंटू 10⁹9 है, मुझे साइंटिफिक नोटेशन में बताना है, जब मेरे को पता है x इंटू 10⁻y के मेरे को फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे x सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 के बीच में ही लाई कर सकता है। भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, 246 आ गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मेरे को 246 को ये है ना क्वेश्चन, इसको मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब मैं क्या करूंगी? क्या मैं डेसिमल यहाँ पे लगा दूं? 0.2 हो जाएगा। 0.2 तो भाई क्या होता है, 1 से भी छोटा होता है, मुझे माना 9 के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं लग सकता। क्या मैं इधर लगा सकती हूँ? 2.46, हाँ भाई साहब अब लगा सकती हूँ, 1 और 9 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 246 को 2.46 लिखूंगी, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई साहब 2.46 तो मैंने लिख दिया, लेकिन उसको वापस ये बनाने वाला मेरे को कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, ताकि कोई भी ये पढ़े और कोई भी ये पढ़े तो दोनों को पता हो कि हाँ दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं 2.46 में शॉर्टकट मेथड यूज कर रही हूँ, आप लॉन्ग वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। 2.46 को मेरे को 246 अगर मेरे को बनाना है, मैंने लिख लिया जो मेरे को डिजायर चाहिए। अब मैं वापस सोचूंगी कि मेरे को ये वाली चीज वापस ये बनानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को 2 डेसिमल डिजिट्स राइट में शिफ्ट करनी है, ताकि 246 वापस बन जाए। जब राइट में शिफ्ट करनी होती है डेसिमल डिजिट्स, तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 की पावर से। 10 की पावर क्या होगी? मेरे को 2 डेसिमल डिजिट्स राइट हैंड साइड मूव करनी है, तो 10 की पावर 2। तो मतलब मैं 246 को ये लिख सकती हूँ। 246 को तो ये लिख दिया, लेकिन साथ में 10⁻9 भी तो था, तो उसको भी तो लिखो, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं सीधा लिखूंगी 2.46, और जो 10 की पावर थी 10⁻2 इंटू 10⁻9, उसको सॉल्व कर दूंगे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हो जाएगी ऐड 9 + 2 11 इंटू 10⁻11। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ आ गया? ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। चलो अब है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? देयर आर अबाउट
100 million bee colonies in the world. 100 million bee colonies. कॉलोनीज मतलब भाई बी का एकदम झुंड आता है ना, छत्ता बनाती है तो एकदम पूरा कॉलोनी बनाती है वो, ठीक है, हमारी तरह होती है एकदम। तो 100 मिलियन बी कॉलोनीज है, बीज नहीं है, ठीक है। इन द वर्ल्ड फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। वो कह रहा है कि भाई एक कॉलोनी में, ठीक है, 50,000 बोला है ना, हाँ 50,000 बीज है हमारे पास। मतलब भाई जैसे हमारे होते हैं ना कॉलोनी में, सूर्य नगर, रामप्रस्था, समथिंग समथिंग, हाँ, तो एक कॉलोनी में सपोज कर मैं बोलती हूँ भाई 100 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने भी सेम चीज करी है कि एक कॉलोनी में, एक छत्ता में 50,000 बीज है और टोटल हमारे पास 100 मिलियन बी कॉलोनीज है। तो हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ बीज है इस कॉलोनीज में, हर कॉलोनी में इतनी बीज है, तो 100 मिलियन बी कॉलोनीज में कितने बीज होगी, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब मिलियन यहाँ पे, मिलियन को पहले हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे, वर्ड में थोड़ा छोड़ देंगे। मिलियन होता है 10⁻⁶, तो इसको मैं 100 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हो, ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हो, ठीक है। अब एक कॉलोनी में इतने बीज है तो 100 इंटू 10⁻⁶ कॉलोनीज में कितनी बीज होगी, क्या करना है, यूनिटरी मेथड, एक का पता है, इतने का निकालना है, 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू 50,000। क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं सारे जीरो को इकट्ठा लिख दूं, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, 10⁻⁶ का मतलब क्या होता है, 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस, है ना। यहाँ पे 2 जीरोस है तो इसको मैं 10⁻² लिख दूं, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे रहने देती हूँ 6 से लिख दूं, और यहाँ पे क्या है 5 है और 4 जीरो, तो मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁴ लिख सकती हूँ। जीरोस को अलग कर दिया, 5 तो था ही, साथ में 4 जीरोस था, तो 4 जीरोस को मैं 10⁻⁴ लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे 10 की टर्म्स को साथ में ले आती हूँ, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 2 + 6 क्या होता है 8, 8 + 4 क्या होता है 12, तो 10 की पावर बन गई 12 और 5 तो हमारा था ही, तो 5 इंटू 10⁻12। अब क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, हाँ भैया ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो क्या हमें x इंटू 10⁻y चाहिए होती है, 10⁻y तो सेटिस्फाई हो रहा है, x 1 to 9 के बीच में होना चाहिए, हाँ 5 1 to 9 के बीच में है। क्लियर हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। चलो अब करते हैं थर्ड। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है जी, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। हमारे पास भाई 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल है। अब तुम बोलोगे मैम मैं तो मर जाऊंगा अगर मेरे इतने सारे बैक्टीरियल सेल्स हो गए, तो भाई बैक्टीरिया हमेशा बुरा नहीं होता, गुड बैक्टीरिया भी होता है ना, जैसे हमारा योगर्ट वगैरह में होता है, गुड बैक्टीरिया कहते हैं ना उसको। तो हमारे पास इतने बैक्टीरियल सेल्स है, मे बी गुड और इट मे बी बैड, ठीक है। तो इतने बैक्टीरियल सेल्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन क्या है, अभी बताया था मैंने 8.2 बिलियन, ठीक है। 8.2 बिलियन में कितने बैक्टीरियल सेल्स हो गए अगर एक ह्यूमन में इतने बैक्टीरियल सेल्स हैं। तो पहले तो ये ट्रिलियन ये बिलियन को हटाते हैं, ठीक है, ये मेरे को अच्छे नहीं लगते। माँ बापू थैंक यू। 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻50, ठीक है। 38 ट्रिलियन, 38 को ट्रिलियन को मैं 38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है 8.2 बिलियन, बिलियन को मैं 10⁻9 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 8.2 इंटू 10⁻9 लिख सकते हो, ठीक है। अब एक ह्यूमन में इतने बैक्टीरियल सेल्स हैं, एक ह्यूमन में, ठीक है, 38 इंटू 10⁻12 बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, बैक्टीरिया लिख रही हो, ठीक है। अगर मेरे को बताना है कि 8.2 इंटू 10⁻9 जो कि हमारे टोटल ह्यूमंस है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, उसके पास कितने बैक्टीरियल सेल्स हो गए, तो यूनिटरी मेथड है, एक का पता है इतने का निकालना है, 8.2 इंटू 10⁻9 को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, समझ आ गई, ठीक है। तो 8.2 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 38 इंटू 10⁻12। अब मैंने क्या बोला है, पहले तो डेसिमल हटाया करो यार, डेसिमल मेरे को देखकर ना अजीब सा लगता है। तो 8.2 को लिख दो 82 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है।
अब मेरे को बताओ क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ? 10 की पावर इसको इकट्ठे ले आते हैं, है ना, दूर दूर बैठे हुए ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है, बेस सेम है भाई, ऐड करो पावर को। 9 + 12 क्या होता है? 21 और 38 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 की पावर 21 है, तो पहले 10 की पावर्स को इकट्ठे करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 21 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर्स हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, 21 - 1 हो जाएगा 20। तो ये तो पावर दोनों हमने लिख दिया 10 की पावर 20, साथ में 82 × 38। अब और कुछ तो कर नहीं सकते, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 82 और 38 को। अब 82 × 38, ठीक है, करना है। अब या तो तुम ऐसे कर लो, ठीक है, या तो तुम ऐसे कर लो, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 64, 65, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 24, 6 11 11 3, तो ये आ जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे करने में हो रही है दिक्कत, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने लिखा 82 × 38, मैं इसको लिख सकती हूँ 82 × 40 - 2, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो मैं तरीका सिखा रही हूँ ताकि अगर तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो तुम कैसे कर सकते हो। अब 38 को मैं लिख दिया 40 - 2। अब 82 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका मतलब 82 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इस चीज से जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40 - 2। तो 82 एक बार 40 के पास जाता है कि भाई तुम दोनों से मेरे को मल्टीप्लाई होना है, एक एक कर आ जाओ। तो बोलता ठीक है, 82 × 40 हो जाता है, ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाता है, ठीक है। फिर 82 बोलता है अब 2 तेरी बारी, तो 82 जाता है 2 के पास, तो बोलता है 82 × 2। अब वो बोलता है कि भाई बीच में क्या साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, 82 × 40 भी लिख दिया, 82 × 2 भी लिख दिया, एक साइन बचा है भाई 40 - 2 था, तो मतलब 40 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तो मैं इन दोनों के ब्रैकेट में पीछे माइनस लगा देती हूँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। 82 × 40 - 2 करा, तो 82 पहले 40 के पास गया, फिर 82 2 के पास गया, और बीच में हमने ये वाला साइन लगा दिया जो एक्चुअली में 40 और 2 के बीच में लगना था। क्लियर हो गया। अब इसको तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस 82 × 4 करना है, फिर लास्ट में 0 लगा देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, 3280, ठीक है। और फिर यहाँ पे 82 × 2 कर दो, 2 × 2 = 4, 8 × 6 = 164। अब सीधा ये कैलकुलेट करना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको माइनस कर दो, 3280 माइनस में 164। अब यहाँ पे क्या आएगा, कैरी ओवर होगा 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3116 3116। दोनों इजी है आई नो, बट ऐसे करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा या फिर गलती की गुंजाइश कम होगी, जैसे मर्जी, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने सिखाना मेरा फर्ज था। तो यहाँ पे आ जाएगा 3116 × 10 की पावर 20। चलो अब इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में। आई होप तुम भूल गए होगे ना, लेकिन आई होप तुम्हें याद रहे पेपर में कि भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन में मांगा, साइंटिफिक नोटेशन में दो, एक्सपोनेंशियल में मांगा, एक्सपोनेंशियल में दो, जिसमें मांगा है उसमें दे दो, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को क्या डेसिमल इधर लगाना है, नहीं भाई 1 के नीचे हो जाएगा 0.3, मेरे को डेसिमल इधर लगाना है, क्योंकि मुझे x जो चाहिए 1 to 9 के बीच में। तो मेरे को अगर 3116 को 3.116 लिखना है, तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि मेरे को यहाँ से वापस इस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से वापस इसके पास जाने के लिए मेरे को 3 डेसिमल डिजिट्स आगे मूव करने पड़ेंगे, मेरे को 3 डेसिमल डिजिट्स राइट हैंड साइड मूव करने पड़ेंगे। तो मुझे इसका यहाँ पे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब इसको मैं ये पूरे की तरह लिख सकती हूँ, 10⁻20 एज इट इज आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3.116 इंटू, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, पावर हो जाएगी at 23। क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ये है ना, आई गेस सो, हाँ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो शायद ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आप एग्जाम में आ भी जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी कैलकुलेशन आ जाए, तुम पैनिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो फोर्थ है, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। तो बोल रहा है भाई तुम कितने घंटे नहीं, कितने सेकंड्स खाते हो। सेकंड्स में निकालना है, घंटों में नहीं निकालना, पूरे लाइफ टाइम में। सपोज करो मैं 80 साल जीऊं, सपोज करो कोई भी बंदा 80 ईयर्स जिएगा, और सपोज करो वो एक दिन में 4 घंटे खाता है, ठीक है, कुछ भी बोल दो यार, 4 आवर्स पर डे वो खाता है।
तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि वो पूरे लाइफ टाइम में मतलब 80 ईयर्स में वो कितनी देर खाएगा, और हमें आवर्स में नहीं बताना, हमें सेकंड्स में बताना है। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हमें पता है एक दिन में वो 4 आवर्स खाते हैं, ठीक है। अभी आवर्स में ही रहने, तो सेकंड्स में निकालना है, बाद में कर लेंगे। पहले निकालो तो 80 साल में कितनी आवर्स ही होएंगे, 1 डे में 4 आवर्स होता है। तो हमें निकालना है 80 ईयर्स में वो कितना खाता है। 4 आवर्स खाता है वो एक दिन में, तो 80 ईयर्स में कितना खाता है। तो भाई साहब क्या मैं निकाल सकती हूँ यूनिटरी मेथड से? क्या मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 80 × 4? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डे है और यहाँ पे ईयर्स है। क्या यूनिट सेम है? नहीं। मुझे एक के नीचे एक सेम यूनिट लिखनी होती है, यहाँ पे तो आवर्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आवर्स था, लेकिन यहाँ पे डे और यहाँ पे ईयर्स है, तो यहाँ पे मैं नहीं कर सकती यूनिटरी मेथड। पहले या तो मेरे को ईयर्स को डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डे को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया? बड़ी यूनिट को, बड़ी यूनिट क्या है, क्या बड़ा है, डे या ईयर? ऑफ कोर्स ईयर बड़ा है, तो बड़े यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, इजी रहता है, ठीक है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अब तुम बोलोगे मैम लीप ईयर में 366 होते हैं, तो भाई ऐसे तो हम हर ईयर का काउंट नहीं कर सकते ना, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कि हाँ एक साल में 365 डेज ही होता है। लीप ईयर आता है लेकिन वो 4 साल के बाद एक ही आता है, जनरली 365 डेज भी होते हैं। हम ये कर ले, तो 80 ईयर्स में कितने डेज हो गए। अब यहाँ पे तो हम लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड, तो यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे ईयर है, हमें अब निकालना है डेज। तो यहाँ पे भी डेज था, यहाँ पे भी डेज था, तो ईयर ईयर डेज डेज यूनिट सेम में, ठीक है, लगा लो यूनिटरी मेथड। 1 ईयर का दिया हुआ है, 80 ईयर्स का निकालना है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 365, तो मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज है हमारे पास, क्या 80 ईयर्स में। तो क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, या तो नहीं तो यही से तुम निकाल दो कि 80 ईयर्स को मैं 80 × 365 डेज लिख सकती हूँ, ठीक है। 80 ईयर्स को मैं 80 × 365 डेज लिख सकती हूँ। अब मेरे को बताइए एक दिन में 4 घंटे खाती हूँ मैं अगर, तो 80 × 365 डेज में कितने घंटे खाऊंगी। 1 डे की वैल्यू दी हुई है, इतनी की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, 80 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। ये हो गया हमारा आवर्स में। चलो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है, एक ही बार में ना सॉल्व कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स। अब क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। ये इसलिए नहीं कि मैंने सॉल्व ही नहीं करा, मैं मल्टीप्लाई करा, नहीं भाई, इसमें आज में यूनिट गिवन है, हमें तो सेकंड्स में दिया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उन्होंने बोला भाई कितने तुम सेकंड्स खाते हो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, तो यहाँ पे आवर्स है। अब हमें आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आवर्स और सेकंड में क्या रिलेशन होता है मुझे बताओ। 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि 1 आवर कितने सेकेंड्स के बराबर होता है। हमें ये चीज पता है, हमें ये 2 चीजें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ऑफ कोर्स मिनट हैंड तो पूरा एक राउंड लगा लेती है, तब जाकर आपका 2 से 3 बजता है, कोई भी आवर एक आगे बढ़ता है, ठीक है। और जब सेकंड हैंड जब पूरा राउंड लगा लेती है तो 1 मिनट होता है। ये दोनों रिलेशन तो पता ही होगा, क्लॉक देखनी आती है ना, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भाई आवर और सेकंड का पता है, हमें आवर और सेकंड का तो पता ही नहीं है, तो भाई निकाल लो ना। अब मुझे बताओ, जब भी तुम्हें ऐसी चीज निकालनी होती है ना, तो क्या करा करो, तुम्हें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, क्या पता अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट्स की वैल्यू निकाल लूं कि 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब 1 आवर में जब 60 मिनट्स है और मैंने निकाल लिया कि 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स है, तो मैं कह सकती हूँ ना 1 आवर में भी उतनी सेकंड्स है। तो मेरा गोल होगा 60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड हो गए। यहाँ पे एक की वैल्यू दी है, 60 की निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। मेरे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 36 36 और 0 बाद में लगा लो, 3600 सेकेंड्स आएंगे। 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और अभी हमें पता चला है कि 60 मिनट्स 3600 सेकेंड्स ही होते हैं, तो मैं बोल सकती हूँ 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यही तो निकालना था मुझे, कितने 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। अब हम मुझे क्या करना है, अब मेरे को पता है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं और मेरे पास मैं खाने में 80 × 365 × 4 घंटे लगाती हूँ।
अब मुझे बताओ 1 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं, तो इतने घंटे में कितने सेकंड्स हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 36। अब करना है तुम्हें इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ पीस ऑफ केक है, बस अपना दिमाग चलाकर रखना ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। अब 80 इंटू 365 इंटू क्या है 4 इंटू 3600, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें इसको अब बस सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करो 80 और क्या करें, उसी को भी सॉल्व करना शुरू कर दो, सेम थिंग ही पड़ेगा। 80 इंटू 365, मैं सजेस्ट करूंगी कि जीरोस को ना, जब भी तुम्हें जीरोस दिखे ना, जीरोस को अलग ही ले देना, तो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे 2 जीरोस है, तो मतलब 3 जीरोस है ही हमारे पास। तो क्या करो 3 जीरोस को इकट्ठे करके लिख दो 10⁻3। 3 जीरोस का मतलब क्या होता है 1000, 1000 को क्या लिख सकते हैं तो 10⁻3। तो इन 3 जीरोस को इकट्ठा कर लिया और मैंने लिख दिया कि भाई ये तीनों जीरोस 10⁻3 होता है। अब मैं नंबर्स लिख सकते हो, 8 लिख दूंगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे 365 है, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 36 है, क्योंकि जीरोस तो अब मैंने लिख चुकी हूँ, मैं 3600 नहीं 36 लिखूंगी। अब मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 365 को मल्टीप्लाई पर पहले 8 कर लेते हैं, 365 और 8, तो 8 5 is 40, 8 6 is 48, 49 50 50 and 52, 8 3 is 24, 24 2920, 2920 आ गया हमारे पास। ये दोनों को मल्टीप्लाई 4 इंटू 36 को मल्टीप्लाई कर लेता है, 36 4 6 4 24, 4 3 12, 13 14, 144, 144 आ गया इंटू 10⁻3। ठीक है, अब बचा हमारे पास 2920 और 144 को मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, अब 2920, अब यहाँ पे देखो जीरो आ गया। ठीक है, अब जीरो को हटा दो, ये जीरो को हटा दिया और मैंने इसको 10 के साथ लिख दिया, एक जीरो हटाया तो इंटू 10 की बार 1 कर दिया। ठीक है, अब 292 को मेरे को 144 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। कैसे करना है, 4 2 8, 9 4 36, 4 2 8, 9 10 11, 1 1 6 8। ठीक है, यहाँ पे एक और लगाओगे, 4 2 8, 9 4 36, 4 2 8, 9 10 11, 1 1 6 8। फिर यहाँ पे 2 जीरो लगाओगे, 1 2 2, 1 9 9, 1 2 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, हाँ यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 8 दैट इज 13 14, 7 8 9 10, 10 11 12, 3 4, तो 42048। अब आपका है 10⁻, यहाँ पे 3 था और इंटू 10 था, बेस सेम है, पावर क्या है 3 और 1, तो पावर हो जाएगी ऐड 10⁻4, ये आ जाएगा आंसर। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्या करेंगे 42048 को अगर मैं 4.2048 लिख देती तो सही होता, वरना 9 के बीच में होता। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मुझे इसको वापस इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको 4 डेसिमल डिजिट्स राइट मूव करवाना पड़ेगी। अगर मेरे को 4 डेसिमल डिजिट्स राइट मूव करवानी पड़ेगी तो मैं इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब ये मेरे को लिखना ही पड़ेगा। साथ में ये वाला 10⁻4 भूलना नहीं है। फिर आ जाएगा तुम्हारा 4.2048। अगर ये 4.2048 है तो मैं इसको 4.2 भी लिख सकती हूँ, डेसिमल को इग्नोर करना है कर देना। 4.2 इंटू 10, इस बार यहाँ पे 10 की पावर 4 थी, यहाँ पे 10 की पावर 4 थी, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 हो जाएगी, बेस सेम है, पावर हो जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी थी आई नो, लेकिन हमने अगर अच्छे से करा है सब कुछ तो हम आराम से सब कुछ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब करिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज और फिर हमारा इतने दिनों से चल रहा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। What was the date 1 अरब और 1 बिलियन सेकेंड्स अगो? वो बोल रहा है भाई 1 अरब या फिर 1 बिलियन सेकेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, सेकेंड्स अगो पे कौन सा ईयर चल रहा था, ये ना कौन सा डेट चल रहा था, कौन सा ईयर चल रहा था, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा होगा। अभी हमारा 2026 चल रहा है, तो इतने सेकेंड्स पहले क्या चल रहा होगा ये बताना है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेकंड्स दिया हुआ है, अगर हम सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे सपोज करो होता 2 साल पहले, इतने सेकंड सपोज करो 2 साल आता, तो मैं 2026 -2 कर देती तो हाँ मैं बोलती 2024 की डेट होगी कोई ना कोई। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ मुझे ये सेकंड्स को ईयर में कन्वर्ट करना है।
अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे अरब भी लिखा है बिलियन भी होगा, क्या मायने हम, तो भाई अरब और बिलियन सेम ही तो होता है। हमें क्या सीखा है, लाख होता है, फिर करोड़ होता है, फिर अरब होता है। यहाँ पे 10 की पावर 5 होता है, यहाँ पे 10 की पावर 7 होता है, यहाँ पे 10 की पावर 9 होता है। अब इंटरनेशनल में क्या होता है, माँ बापू थैंक यू, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻50। तो क्या अरब और बिलियन 10⁻9 सेम ही तो है, तो इसलिए उन्होंने स्लैश करके लिख दिया कि कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे अरब या बिलियन हो, दोनों को 10⁻9 से लिख सकते हो। तो मतलब 10⁻9 सेकेंड्स में मेरे को निकालना है कितने ईयर होते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए मुझे सेकंड और ईयर में रिलेशन चाहिए कि कितने एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, तभी मैं कन्वर्ट कर पाऊंगी। अब मेरे को पता है कि एक ईयर में 365 डेज, मुझे इतना ही पता है, मुझे सेकंड्स का नहीं पता, ठीक है। अब मेरे को इतना पता है, और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि हाँ डे में कितने घंटे होता है, मुझे ये भी पता है। मैं धीरे धीरे कर सेकंड्स तक लेकर जाने की कोशिश करूंगी। ईयर को पहले डे में कन्वर्ट करूंगी, फिर डे को आर में, फिर आर को मिनट में और मिनट को सेकंड में, ऐसे। तब मेरे को पता चलेगा कि एक साल में एक्चुअली में कितने होते हैं। मुझे पता ये होता है, ठीक है। और मेरे को पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, इतना पता है ना, ठीक है। ऑफकोर्स रात के 12 बजे तक, फिर सुबह के 12 बजे हो गए 12 घंटे, फिर सुबह 12, फिर से रात के 12 बजे तब 12 घंटे, तो 24 आवर्स होते हैं। 2 बार जो आर हैंड होते हैं वो क्लॉक के चक्कर मारते हैं, तब जाकर हमारा एक दिन होता है, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स होती है। अब क्या हम आवर्स पे रुक जाएंगे, नहीं, अब हमें आवर्स को देखना पड़ेगा कि 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो भाई एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो 24 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए, 24 मल्टीप्लाई बाय 60। एक घंटे में 60 मिनट्स है, तो 24 आवर्स में यूनिटरी मेथड 24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स हो गए। मतलब एक दिन में या तो 24 आवर्स हो गए या तो 24 इंटू 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 24 इंटू 60 मिनट्स, क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, नहीं, मुझे सेकेंड्स में निकालना है। तो मेरे को पता है कि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 24 इंटू 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो गए भाई, एक मिनट में इतने होते हैं, तो इतने मिनट में कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को इस मल्टीप्लाई से, 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, यूनिटरी मेथड ना। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 24 इंटू 60 मिनट्स में 24 इंटू 60 तो आएगा ही, साथ में ये यूनिट वैल्यू वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब इंटू 60 सेकंड्स। तो मतलब हमने निकाल लिया कि भाई एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। अब क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊं, अब मुझे पता है कि ये तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं पेन चल नहीं रहा, क्या चल तो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो मुझे बताओ 365 डेज में कितने सेकंड हो गए, यही तो निकालना था मुझे। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो 365 में 365 मल्टीप्लाई बाय इतने सेकंड हो गए, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यही हो गए। तो मतलब एक साल में इतने हमारे सेकंड हो गए, ठीक है। तो मतलब 1 ईयर में मेरे इतने सेकंड हो गए। क्या मुझे ये निकालना था, नहीं, मुझे निकालना था 10⁻9 सेकंड्स में कितने ईयर हो गए। मतलब मुझे निकालना है ईयर, मुझे क्या निकालना है, ईयर निकालना है। मुझे ईयर निकालना है, तो मैं ईयर को रखूंगी राइट हैंड साइड पे, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ। मतलब मैं लिख सकती हूँ कि 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में एक साल बनता है। मुझे निकालना है 10⁻9 सेकेंड्स में कितने साल बनता है। तो जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हुए हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में बस मुझे एक चीज चाहिए होती है, एक सेकंड की वैल्यू। यहाँ पे सेकंड है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेकंड्स में है, यूनिट क्या है, सेकंड में है। क्या मेरे पास एक सेकंड की वैल्यू नहीं, क्या मैं निकाल सकती हूँ, हाँ। तो एक सेकंड की वैल्यू कैसे निकालूंगी, ये जो चीज है जो दी हुई है वो आ जाएगी इसके डिनोमिनेटर में। एक सेकेंड में मतलब यहाँ पे लिख दो, बहुत खिचपिच हो जाएगा, वहां पे लिख दूंगी ना, ठीक है। तो एक सेकेंड में मतलब मैं निकाल सकती हूँ कि मैं इसको ले जाऊंगी इसके डिनोमिनेटर में। एक सेकेंड में 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक सेकेंड में इतना हमारे क्या हो गए, एक सेकेंड में हमारा कितना ईयर होगा, इतना ईयर होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ मैं, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करा था, हमने निकाला था कि इतने सेकंड एक ईयर में बनाएगा। हमने निकाला 10⁻9 सेकंड में कितना ईयर होगा, तो हमने निकाल दिया भाई एक सेकंड में
इतने ईयर्स हो गए। अब हम निकाल सकते हैं कि 10⁹ सेकेंड में कितने हो। हमें एक की वैल्यू पता है, हम क्या 10⁹ की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इसको इस यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से करो, 1/365 इंटू, ये कॉपी कर लो, 24 इंटू 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। क्लियर हो गया? अब करना है तुम्हें इसको सॉल्व करते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितने ईयर्स हो गए इतने सेकेंड्स पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? 0 को इकट्ठे करो पहले तो। 1/365 इंटू 24, यहाँ पे 2 0 है तो इसको 2 0 को अलग लिख लेते हैं, इंटू 10⁻2 लिख देंगे। और ऊपर था हमारा इंटू में 10⁹9। न्यूमरेटर में क्या है? 10⁻9। डिनोमिनेटर में क्या है? 10⁻2। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या हो जाएगा? 9 - 2 10�7। 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻2। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स हो जाएगी -9 - 2 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तुम बोलोगे मैम इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूं मैं डिवाइड? तो मैं एक अच्छा तरीका बताती हूँ। देखो, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। हम मल्टीप्लाई करेंगे अब 365 मल्टीप्लाई बाय 24 पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो 365 को मल्टीप्लाई बाय 24 जब करोगे तो क्या होगा? 4 5 20, 6 4 24, 25 26, 4 3 12, 13 14 और फिर यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 5 2 10, 6 2 12, 13, 3 2 6 7। ठीक है, 0 6 7 8 तो आ जाएगा तुम्हारा 8760। क्या आ जाएगा? 8760। तो यहाँ पे आ जाएगा 8760। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। और न्यूमरेटर में क्या था? 10⁻7। ये एज इट इज लिख। अब करो 8760 को मल्टीप्लाई बाय 36। अब क्या करेंगे हम? 8760 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 36 से। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 36 को। अगर तुम बोलोगे तो क्या मैं इस 0 को अलग कर दूं या फिर करूं मल्टीप्लाई? मेरे हिसाब से अलग ही कर देते हैं। जब भी 0 दिखे उसको बोलो भाई तुम भागो, तो अलग कैटेगरी के हो, हम अभी नंबर्स के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 को यहाँ से हटाओ और 0 को हटाया तो यहाँ पे 10 की पावर लिखो। ठीक है, यहाँ पे एक 0 हटाया तो 10 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करो। अब मेरे को बस सीधा 876 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। 876 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, 6 7 42, 43 44 45, 8 6 48, 49 50 51 52। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करेंगे? फिर हम करेंगे 0 लगाएंगे, 6 3 18, 7 3 21 22, 8 3 24 25 26 आएगा 6। यहाँ पे 5 + 8 हो जाएगा 13, 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 11 3 31536, 31536 आ गया हमारा नीचे। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन बचाने के लिए एक चीज करेंगे। यहाँ पे देखो मैं कॉपी कर रही हूँ, 1 × 10⁻7 था, फिर था 876 × 36 जो कि हमने निकाल दिया 31536। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर में 1 था, तो पहले तो 10 की पावर को इकट्ठे लिख लेते हैं। 10 की पावर 7 है, डिवाइड बाय 10 की पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर में डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 - 1 हो जाएगा 10 की पावर 6, तो यहाँ पे एक्चुअली में दोनों हट जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 6। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ठीक है, अब वो तो मुझे बताओ 10 की पावर 6 को या तो तुम डिवाइड कर लो 31536 से। मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। मैं पहले से बताऊं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि इसको, तो मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। या तो तुम ये 10 की पावर 6 को पूरा लिखो, 1 के बाद 6 0 और फिर उसको डिवाइड कर लो 31536 से। या फिर एक और तरीका है, जब भी तुम्हें पता हो कि भाई 10 की पावर 6 तो ठीक है, लेकिन डिवाइड हो रहा है इतने बड़े नंबर से, क्या पता अगर ये छोटा नंबर होता तो मेरे लिए ईजी हो जाता, तो क्या करो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? इसमें अगर यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो क्या बनेगा? नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, मेरे को 3.1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3.1536 लिख दूंगी। लेकिन क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे? नहीं, मुझे इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने का सोचना पड़ेगा कि क्या करूँ कि मैं वापस यहाँ पे जा सकूँ। मुझे 4 डेसिमल डिजिट्स राइट मूव करने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे ये इक्वल बनेगा। तो मैं यहाँ पे 10⁻4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब जाकर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ तो था ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये आ गया क्वेश्चन, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में बदल चुका है। अब मुझे बताओ, क्या मैं 10⁻6 और 10⁻4 को जब डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻2। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि 10⁻2 होता है 100,
डिवाइडेड बाय 3.1536। डिवाइड क्या है? 3.1536। अब मैंने तुम्हें बताया कि 3.1536 को तुम डेसिमल को इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे 4 डेसिमल है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 डेसिमल तक लिख देते हैं ताकि थोड़ा एक्यूरेट भी रहे। ऐसे नहीं ना, तुम जितने डेसिमल हटाओगे ना उतना पॉइंट करके तुम्हारा एक्चुअल आंसर से दूर जाता जाएगा। अगर मैं सारी डेसिमल्स हटाकर सिर्फ 3 लिख दूंगी यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा दूर ना चले जाए मेरा आंसर, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स तक कंसिडर कर लूंगी। अप्रोक्सीमेशन मैंने सिखाया है, अगर मेरे को 3.15 चाहिए मतलब मेरे को सिर्फ 2 डेसिमल डिजिट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मेरे को या तो मैं ये 3.15 लिख सकती हूँ इसको, या तो मैं 3.16 लिख सकती हूँ। ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके नेक्स्ट डिजिट पे। 3.15 के नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3। क्या 3 छोटे लोग हैं या बड़े लोग हैं? छोटे लोग क्या थे? 5 से छोटे, और जो 5 के इक्वल है और 5 से बड़े थे वो थे बड़े लोग। 3 छोटे लोग में आते हैं, तो मतलब छोटे लोग को कंसिडर करना है, तो मतलब हम 3.5 पे जो इन दोनों में से छोटा होगा वो कंसिडर करेंगे। तो मतलब 3.1536 को मैं 3.15 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 3.15। अब सिंपली मुझे 100 को डिवाइड करना है 3.15 से, ठीक है? मुझे 100 को किससे डिवाइड करना है? 3.15 से। अब मुझे बताओ तुम कैसे डिवाइड करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 3.15। जब भी डेसिमल होता है उसको हटाओ भाई, डेसिमल मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तो 3.15 को मैं क्या 100 डिवाइडेड बाय 315 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकती हूँ। 3.15 को मैं 315 डिवाइड बाय 100 लिख सकती हूँ। 2 डेसिमल हटाए तो डिवाइड बाय 10⁻² या फिर डिवाइड बाय 100, ठीक है? अब इसको कर सकती हूँ मैं 100 डिवाइडेड बाय 315 अपॉन 100, यही था। इसको मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 100 315, है ना? पढ़ चुके हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो इसको उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। अब एक्चुअली में मेरे पास है ये 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पे 2 0 2 0 4 0 डिवाइडेड बाय 315। अब इसको करेंगे फाइनली डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करते हैं, और कैसे करते हैं? 1 2 3 4 315, तो हम करेंगे 315 3 करते हैं पहले, क्या आता है 945, फिर 945 55 बचेगा, 550 315 1 315 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एक्चुअली में तो वैसे 31 ही काफ़ी है, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर भी कर लो। 5 हो जाएगा यहाँ से, है ना? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 235 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाइए, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइए, फिर समथिंग, लेकिन 31 पॉइंट, अब 31 पॉइंट समथिंग है ना? तो लगा लेते, चलो कर लेते हैं पूरा सोल्व, एक डेसिमल डिजिट से कर लेते हैं। 315 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 1 7 8 9 10 7 0 21 22 2205, तो मतलब 31.7 समथिंग आएगा। यहीं पे छोड़ देते हैं, 31.7 ईयर्स हो जाएंगे मेरे को। हमें बोला है कि भाई इतने सेकेंड्स है वो कौन सी डेट होगी, मतलब इस सेकेंड्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 31.7 ईयर्स। 31.7 ईयर्स पहले क्या हमारी डेट हो रही होगी? इस बार हमारा इस साल है 2026, तो मतलब 31.7 ईयर्स एगो, मतलब 31 ईयर्स एगो तो हो गई, लेकिन साथ में 0.7 ईयर्स एगो भी, मतलब क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकती हूँ कि हाँ भाई 32 ईयर्स ही मान लो इसको। अप्रोक्सीमेटली कैसे करते हैं? मैंने बोला कि मेरे को डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाना है मतलब मेरे को 31.7 में से 0.7 नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला पार्ट ही चाहिए, डेसिमल के बाद मेरे को चाहिए ही नहीं। तो ये वाले पार्ट को या तो मैं 31 बना सकती हूँ या फिर इसके आगे वाला नंबर 32 बना सकती हूँ। किस पे डिपेंड करेगा? ये क्या बनेगा, 31 बनेगा 32, मेरे को आगे वाला डिजिट दैट इज 7 देखना पड़ेगा। 7 क्या है? छोटे लोग या बड़े लोग? बड़े लोग, तो ये 5 से इक्वल या 5 के बड़ा है, तो बड़े लोग में क्या करूंगी 31 चूज करूंगी, 32 ऑफ कोर्स 32 बड़ा 31 से, तो यहाँ पे मैं 32 ईयर्स लिख सकती हूँ। तो मतलब अभी चल रहा है 2026, 32 ईयर्स पहले क्या डेट चल रही होगी, तो 2026 माइनस 32 कर दूंगी, ठीक है? जब 2026 माइनस 32 कर दूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 9 10 11 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 1994 चल रहा होगा भाई, 30 इस दोनों को माइनस करोगे तो 1994 आएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब आई गेस और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा, मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना था लेकिन वो कवर कर ही हो, हाँ कवर हो ही गया था। चलो ठीक है,
इसके साथ आपको हर एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आई गेस अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो प्लीज फिर से वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपका ही है कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।